हेलो फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश की। आप सभी को पता है कि आज दिन है 1 नवंबर का और 1 नवंबर वर्ष 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश वही है जो कि भारत के बीचों बीच रहता है, अर्थात भारत के दिल के रूप में, जिसे हम भारत के हृदय के नाम से भी जानते हैं। इस कारण से मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। क्यों? जवाहरलाल नेहरू जी का यही कहना था क्योंकि यह जो है यह भारत के मध्य में स्थित है, इस कारण से इसे हम हृदय प्रदेश के नाम से जानेंगे। मध्य प्रदेश जो है यह एक ऐसा राज्य है जो कि भारत की अत्यधिक संस्कृति को अपने अंदर रखे हुए है। इस कारण से हमें मध्य प्रदेश में से बिल्कुल भारत जैसी ही समानताएं दिखाई पड़ती हैं। इस कारण से इसे लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 207 नदियां बहती हैं, इस कारण से इसे नदियों का मायका कहा जाता है। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है कि पन्ना और छतरपुर जैसे जिलों से हीरे का उत्पादन होता है और हीरे का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण इसे हीरा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या सर्वाधिक है। इसी के साथ में आपको पता होगा कि भारत के अन्य राज्यों में टाइगर की संख्या काफी कम है। कर्नाटक दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश के बाद में। तो टाइगर की संख्या अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। इसके साथ में यह किन अन्य अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है, हमें यह भी समझना जरूरी हो जाता है। तो मध्य प्रदेश के स्थिति विस्तार की जब हम बात करेंगे तो क्योंकि यह भारत के मध्य में है, इस कारण से यह पृथ्वी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित माना जाता है। अब हमने ये कैसे डिसाइड किया कि ये पृथ्वी के उत्तर पूर्व में स्थित है, समझते हैं। अगर हम दो सर्कल आपके सामने खींचे तो ये हमारा पहला सर्कल हुआ और यही हमारा ये दूसरा सर्कल हुआ। एक सर्कल में हम उत्तर से दक्षिण की तरफ में एक रेखा खींचते हैं, वहीं दूसरे में हम पश्चिम से पूर्व की तरफ में एक रेखा खींचते हैं। मान लेते हैं ये दोनों ही हमारी पृथ्वी है। क्योंकि पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण में हमने एक रेखा खींची, इस कारण से हम ये समझते हैं कि ये जो हिस्सा है ये हमारा पूर्वी हिस्सा कहलाता है, बल्कि इस तरफ का हिस्सा हमारा पश्चिमी हिस्सा कहलाता है। वहीं यहां हम देखते हैं तो ये जो हिस्सा है ये हमें उत्तरी हिस्सा कहलाता है, वहीं निचला हिस्सा हमें दक्षिणी हिस्सा कहलाता है। हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश और भारत दोनों की स्थिति पृथ्वी में यहाँ पर है, अर्थात उत्तर में और पूर्व में। इस कारण से यह पृथ्वी के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। साथ ही साथ में भारत के बिल्कुल मध्य में भी स्थित है। मध्य प्रदेश की जलवायु की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है और यह ऐसी जलवायु हो जिससे उत्तम जलवायु माना गया है। यहाँ से थोड़ा सा हम इसे क्लीन कर लेते हैं, जिससे हमें और भी चीजें समझने में आसानी होगी मध्य प्रदेश से संबंधित। अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है और पृथ्वी में इसकी स्थिति कहाँ पर आती है, भारत में कहाँ पर स्थित है। अब हम मध्य प्रदेश के सीमा से लगे राज्यों के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के इस तरफ में हमें उत्तर प्रदेश दिखाई देता है, वहीं यहाँ पर हमें राजस्थान नजर आता है, यहाँ हमें गुजरात नजर आता है, नीचे हमें महाराष्ट्र और इस तरफ में हमें छत्तीसगढ़ दिखाई देता है। अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों के साथ लगी हुई है। इन 5 राज्यों में सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश यूपी और राजस्थान के साथ में साझा करता है। बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? फिलहाल हम मध्य प्रदेश में
लगभग 52 जिलों को देखते हैं, जिसमें से कुछ नए जिले अभी भी प्रस्तावित हैं। सबसे नया अर्थात 52वां जिला हमें निवाड़ी नजर आता है। निवाड़ी की जब हम बात करेंगे, ये अगर हम मध्य प्रदेश के मैप को यहाँ पर हम क्लोज करते हैं, ये तो इस मध्य प्रदेश के मैप में हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है निवाड़ी। तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में टीकमगढ़ स्थित है और टीकमगढ़ पर ही टीकमगढ़ से ही निवाड़ी जिला अलग होके नया 52वां जिला बना है। इसके साथ में जो निवाड़ी जिला है, यह आकार में सबसे ज्यादा छोटा अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा छोटा जिला निवाड़ी है। इसी के साथ में जनसंख्या की दृष्टि से भी जब हम बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो निवाड़ी ही माना जाएगा। इसी के साथ में मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल की स्थापना, बहुत सारी कहानियां हमें भोपाल की स्थापना के संदर्भ पर बताई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले राजा भोज का नाम सामने आता है। तो भोपाल की स्थापना राजा भोज के द्वारा की गई थी और राजा भोज के नाम पर ही इसे भोजपाल भी कहा जाता था और भोजपाल कहलाने के कारण अंत में इसका नाम परिवर्तित होकर भोपाल रखा गया। इसके बाद में जब राजा भोज का समय समाप्त हुआ, तो यहाँ पर एक रानी हुई जो कि थी रानी कमलापति। तो रानी कमलापति इस क्षेत्र पर शासन किया करती थी। इसके बाद रानी कमलापति ने अपना क्षेत्र दोस्त मोहम्मद खान को तोहफे के रूप में दिया। इसकी कहानी दूसरी है, जिसे हम बाद में लॉन्ग टर्म में अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्त मोहम्मद खान ने आधुनिक भोपाल की स्थापना की। आपको बात समझ में आ गई होगी, भोपाल की स्थापना राजा भोज के द्वारा, परंतु आधुनिक समय में भोपाल की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई। पर यह क्षेत्र रानी कमलापति का था। इस कारण से भोपाल के जो मेन रेलवे स्टेशन है, जिसे हम पहले हबीबगंज के नाम से जानते थे, उसका नाम बदलकर अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। रानी कमलापति गोंड वंश से संबंधित थी और इन्होंने गोंड वंश पर शासन किया था। इनका क्षेत्र राजगढ़ का क्षेत्र हुआ करता था। इसी के साथ में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण शहर की हम बात करेंगे, जो है इंदौर। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में भारत का सबसे साफ और स्वच्छ शहर भी इंदौर कहलाता है। इंदौर भारत में 5वीं बार सबसे साफ शहर माना गया है। इसी के साथ में इंदौर ने अपना रिकॉर्ड हमेशा यह कायम करके रखा हुआ है। इंदौर में स्थित राजवाड़ा महल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इस महल का निर्माण मल्हार राव होलकर जी के द्वारा करवाया गया था और यही होलकर वंश के प्रतापी सम्राट भी रहे थे। मल्हार राव होलकर जी ने राजवाड़ा को जब बनवाया था, तो यह एक 7 मंजिला इमारत थी, जो कि लकड़ी से और टाइल्स से मिलकर बनाई गई थी। इसे 3 बार जलाया भी जा चुका है। मल्हार राव होलकर जी की जब हम बात करते हैं, तो होलकर राजवंश के प्रतापी शासकों में से एक रहे हैं और यह होलकर राजवंश वही राजवंश है जिसकी अहिल्याबाई होलकर जी रही हैं। अहिल्याबाई होलकर जी मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू मतलब बेटे की पत्नी मानी जाती हैं और अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर और साथ ही साथ में महेश्वर दोनों को अपनी राजधानी बनाया था अपने पति और अपने ससुर जी की मृत्यु के पश्चात। थोड़ा हम इसको क्लीन कर लेते हैं। दो तीन और शहरों के बारे में हम महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, जैसे कि एक और शहर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो है जबलपुर। जबलपुर की जब हम बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि जबलपुर में मां नर्मदा बहती हैं
और नर्मदा के किनारे स्थित धुआंधार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्थान माना जाता है जबलपुर का। धुआंधार में क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें स्थित है और संगमरमर की चट्टानों के किनारे एक स्थल है जिसे बंदर कूदनी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ में यहीं पर धुआंधार के पास में जबलपुर पे एक 64 योगिनी मंदिर है। और 64 योगिनी मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जबलपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा मुरैना में एक 64 योगिनी मंदिर है, तो मुरैना का प्रसिद्ध है। और एक ग्वालियर में 64 योगिनी मंदिर है जो भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। जबलपुर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर संगमरमर की नगरी के नाम से भी जबलपुर को जाना जाता है, अत्यधिक संगमरमर के उत्पादन के कारण। यही जबलपुर के बगल में हमें कटनी दिखाई पड़ता है और कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा चूने का उत्पादन किया जाता है। जबलपुर को पहले त्रिपुरी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इसे जबालीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे रतलाम की, तो रतलाम जो यह स्थल है इसे अपने सेव के कारण यह सबसे ज्यादा जाना जाता है। आपने कभी भी सुना होगा कि रतलामी सेव जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। बात करेंगे जबलपुर के जस्ट नीचे हमें एक और नया जिला दिखाई देता है, एक और जिला दिखाई देता है जो कि है मंडला जिला। मंडला जिला महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? मंडला जिला मां नर्मदा के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मंडला जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसे मां नर्मदा तीनों ओर से घेरे हुए है। जैसे कि ये मंडला जिला हो गया और ये मां नर्मदा हो गई, तो तीनों ओर से घेरे होने के कारण यह महत्वपूर्ण जिला हो जाता है। इसी के साथ में नर्मदा नदी का जो महाकुंभ आयोजित किया गया था यह मंडला जिले में ही किया गया था। मंडला जिले में स्थित सूरज कुंड भी अत्यधिक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर सहस्त्रधारा का मेला भी लगता है। अगले जिले की बात करेंगे जो है छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा का एक मेला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो कि है गोटमार का मेला। यह गोटमार का मेला जो है यह जामनेर नदी के तट पर लगता है। इस मेले में होता क्या है, इस मेले में दो गांव होते हैं, जैसे कि एक तरफ में ये गांव है, एक तरफ ये गांव है, बीच में से नदी बह रही है और नदी के बीचों बीच में एक चंडी लगाई जाती है। अब यहाँ से लोग यहाँ पत्थर मारते हैं, यहाँ से लोग यहाँ पत्थर मारते हैं और जो भी व्यक्ति इस चंडी को यदि गिरा देता है वो जीत जाता है, अर्थात वो पूरा गांव जीत जाता है और फिर इन लोग सेलिब्रेट करते हैं इस प्रकार का। लेकिन इस मेले में दोनों तरफ के लोग क्योंकि पत्थर मार रहे होते हैं, इस कारण से दोनों तरफ के लोगों को बहुत ज्यादा चोट भी लगती है। तो ये पूरा का पूरा मेला हमें गोटमार का मेला दिखाई पड़ता है जो कि छिंदवाड़ा जिले में लगता है, जामनेर नदी के तट पर। बात करते हैं मां नर्मदा की, तो क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी होने के कारण मां नर्मदा को महत्वपूर्ण भी माना जाता है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से निकलती है और आगे बहते हुए महाराष्ट्र में चली जाती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो सबसे पहले हम जब जिले की बात करते हैं तो जिला होता है अनूपपुर। अनूपपुर जिले के अंदर अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। जब हम तहसील की बात करेंगे तो तहसील होती है पुष्पराजगढ़ तहसील। इसी के साथ में किस कुंड से निकलती है, तो सरस्वती कुंड से निकलती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक में पुष्पराजगढ़ में सरस्वती सरोवर से होता है। नर्मदा नदी के साथ साथ यहाँ पर दो नदियों का उद्गम होता है। दूसरी नदी होती है सोन नदी जो कि आगे चलकर गंगा में प्रवाहित होती है, गंगा में मिल जाती है। इसके साथ में तीसरी एक और नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है जोहिला। जोहिला नदी जो है यह थोड़ी दूर नर्मदा तक आती है परंतु आगे जाकर वह पलटकर सोन में मिल जाती है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर अमरकंटक से तीन नदियों का उद्गम याद रखना है, सोन, जोहिला और नर्मदा। नर्मदा नदी की जब हम बात करते हैं तो नर्मदा की कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। वहीं यह
1077 1077 किलोमीटर जो है यह मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहुत सारे जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिसमें सबसे पहला जलप्रपात वो अनूपपुर में ही बनाती है, जो कि है कपिलधारा जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात। कहीं कहीं इन जलप्रपातों को दुर्वासा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। आगे जबलपुर में ये धुआंधार जलप्रपात बनवाती है। उसके बाद यह खंडवा पहुंचती है। खंडवा में एक जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके अलावा नर्मदा नदी में अत्यधिक बांधों का निर्माण भी किया गया है, जैसे कि हम इंदिरा सागर बांध को देख सकते हैं जो कि नर्मदा नदी में बनाया गया है। महेश्वर बांध को देख सकते हैं जो कि नर्मदा नदी में बनाया गया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की, जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मध्य प्रदेश का एक जिला जिसे हम भगवान महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं, जो कि है उज्जैन जिला। उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी और महाकाल के आशीर्वाद से जाना जाता है। महाकाल का मंदिर यहाँ पर स्थित है, जो कि शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर भगवान का जो मंदिर है यह दक्षिण मुखी मंदिर है, मतलब दक्षिण की तरफ में मुख किया हुआ मंदिर है। इसकी मान्यता अत्यधिक है, साथ ही साथ में यह एक ज्योतिर्लिंग भी है। महाकाल मंदिर के साथ में मध्य प्रदेश में एक और ज्योतिर्लिंग दिखाई देता है, जो कि खंडवा में स्थित है। खंडवा जिसे हम मंधाता के नाम से भी जानते हैं। खंडवा की कहानी यह है कि खंडवा की स्थापना राजा मुचुकुंद के द्वारा की गई थी। राजा मुचुकुंद भगवान मनु जो रहे हैं, मनु के वंशज माने जाते हैं। तो राजा मुचुकुंद के द्वारा खंडवा की स्थापना की गई। उस समय खंडवा का नाम उन्होंने मंधाता रखा था और उन्होंने यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसे हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। और इस ज्योतिर्लिंग का वास्तविक नाम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों में क्या क्या महत्वपूर्ण है, देखिए। मध्य प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा है। बारहसिंगा कैसा दिखाई देता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला पशु जो है यह बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है यह बारहसिंगा है, परंतु कौन सी प्रजाति का, तो ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और इसे मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क के द्वारा अपना शुभंकर भी बनाया गया था। अब इसकी डिटेल हम समझेंगे। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। बारहसिंगा की ब्रेडरी प्रजाति से संबंधित है। यह सर्विडी कुल का फैमिली जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम रुस्वर्स डुआउसेली है। इसे मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर 1 नवंबर 1981 को राज्य के राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया था। बारहसिंगा की सर्वाधिक संख्या राज्य के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इसका साफ मतलब यही हुआ कि जो मध्य प्रदेश है इसका राजकीय पशु बारहसिंगा है, जो कि सबसे ज्यादा कान्हा किसली में मिलता है। इसे रुस्वर्स डुआउसेली के नाम से जाना जाता है। इसे 25वें स्थापना दिवस पर 1 नवंबर 1981 को राज्य का राजकीय पशु बनाया गया था। कान्हा किसली में सबसे ज्यादा मिलता है, इस कारण से इसे कान्हा का गहना भी कहा जाता है। इसके अलावा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने इस कारण से इसके नाम पर शुभंकर जारी किया, जिसका नाम है भूरसिंह द बारहसिंगा। अगला बात करेंगे राज्य के राजकीय पक्षी की। तो राज्य का राजकीय पक्षी दूधराज है। इसे इसके दूधिया रंग की वजह से दूधराज कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम शाही बुलबुल है। इसे पैराडाइज फ्लाईकैचर के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टर्पसी फोन पैराडाइसी है। इससे राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर 1 नवंबर वर्ष 1981 को राज्य के राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया था। इसमें भी आपको सिर्फ इतना याद रखना है
कि राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो दूधराज है, जो कि ये आपको नजर आ रहा है। इसे भी राजकीय पशु के साथ में एक ही साथ में इन्हें भी राजकीय पशु और पक्षी बनाया गया था, जो कि 25वें स्थापना दिवस पर 1 नवंबर 1981 को बनाया गया था। मध्य प्रदेश राज्य के राज्य चिन्ह के बारे में हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो राज्य चिन्ह आपको दिखाई देता है, देखिए ये जो आपको गोल सा आकार दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह है। इसमें सबसे पहले हम बीच में देखते हैं, जिसमें 4 सिंहों वाली आकृति है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और ऊपर मध्य प्रदेश शासन का लोगो बना हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है वो बरगद का वृक्ष है, इस कारण से इसके अंदर हमें बरगद का वृक्ष भी नजर आता है। इसके साथ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें गेहूं की बालियां, धान की बालियां भी दिखाई देती हैं। इस चिन्ह के सबसे बाहरी में स्थान में 24 स्तूपों की आकृति सुनहरे रंग में उत्कीर्ण है। 24 स्तूप ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप अगर टोटल करेंगे तो ये 24 स्तूप दिखाई देंगे, जो कि अशोक के स्तंभों से लिए गए हैं। इसके बाद में व्रत में मध्य प्रदेश शासन एवं सत्यमेव जयते दिखाई देगा, जो कि दिख रहा है हमें। दाएं तरफ में धान की बालियां और दूसरे तरफ में गेहूं की बालियां भी दिखाई देंगी। इसके साथ में केंद्र में हमें एक व्रत दिखाई देगा और अशोक स्तंभ की सिंह की आकृति, जो कि सुनहरे रंग में है, और बरगद का वृक्ष भी दिखाई देता है, क्योंकि बरगद का वृक्ष जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है। इसी के साथ में हमने आज की क्लास को समाप्त किया। हम मध्य प्रदेश के अन्य राजकीय चिन्हों के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और अगर कोई गलती हुई होगी तो उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।